Assalamu alaikum everybody. This is Javeria Ajmal and I welcome you all to another episode of our podcast at Fuji Clowns. Today जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं that is a serious one and of course that is the talk of the town, Palestine and Israel conflict. So कब से ये चलता आ रहा है, ये सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 की बात नहीं है, ये हमारी एक सेंचुरी से ही even more than the century 100 साल से भी पहले से ये tensions were there और एक तरह की genocide और एक तरह का जो लड़ाई है, ये फाइट है या जो लैंड की जो डिवीजन है उसको लेके चलती आ रही है। क्यों चलती आ रही है, क्यों जो है ये टेंशन्स को हम ठीक नहीं कर पा रहे, इवन यूएन के होते हुए भी, यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी, और बड़ी बड़ी जो दावे करने वाले लोग हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो लोग बताते हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे, छोटी छोटी बातों को भी वो उठा के बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसानों का कतलेआम हो रहा है एक जगह पे और इतने सालों से हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं इस इशू को रिजॉल्व किया जा रहा, और क्या इस पे जो दोनों साइड का एक पर्सपेक्टिव होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या मेजर इस पे लिए जा सकते हैं हमारी तरफ से एज ह्यूमन बींग्स, या बाहर जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ी, वो क्या मेजर्स ले सकती हैं और हम किस तरह से इसको देखते हैं। हिस्ट्री को भी हम डिस्कस करेंगे और जो हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वेलकम करेंगे हमारे एजुकेशनिस्ट मिस्टर अहमद नईम को। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ सर। अच्छा सर, जैसे हम सब देख रहे हैं अभी 7 अक्टूबर को हमास जो कि हम सबको ही पता है कि फ़लस्तीन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसराइल पर ऑलमोस्ट 5000 रॉकेट्स फायर कर दिए एज अ रिटेलिएशन। तो उसके बाद इसराइल का जो हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से जब उसको रिटेलिएट किया, जब उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया, तो उसका रिस्पॉन्स अब तक हम देखते आ रहे हैं, इवन मोर देन अ मंथ, और thousands of Palestinians has been killed, even बच्चे नहीं छोड़े, कोई भी सिक्योर नहीं है उस जगह पे। अगर हम इसराइल का पर्सपेक्टिव देखें तो वो कहते हैं कि यू वांटेड दैट, तो आपको ये चीज़ जो है आपने ये खुद स्टार्ट किया है, तो आपको इसका जो है भुगतना पड़ेगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम फ़लस्तीनियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो कहते हैं कि हमारा लैंड है और 100 साल से ऊपर से हमने जो है उसको ज़बरदस्ती एक तरह में हमारी जगह पे कब्जा किया गया है। तो अगर हम इस पे बात करें तो आप कौन सा पर्सपेक्टिव है उसको देखते हैं और आप किस तरह से देखते हैं इस इशू को? अगर हम थोड़ा-सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं ना, हमें कुछ चीज़ें बड़ी अलार्मिंग किस्म की नज़र आती हैं। अगर मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री को डिस्कस यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, 1917 के अंदर के लोग, कुछ ज्यूज़ शिफ्ट होना शुरू हुआ फ़लस्तीन की तरफ। उनके पास कोई ऐसा सच कुछ भी नहीं था और उन्होंने कहा जी कि हमें यहाँ पे पनाह दी जाए। मुस्लिम्स हैं, उन्होंने उनको अलाउ किया कि ठीक है, कुछ जो हैं ट्रूप्स आ रहे हैं, कुछ चंद 100 की तादाद में थे और वो वहाँ पे आए। उनको मुसलमानों ने फैसिलिटेट किया, जो भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं फ़लस्तीन के। अच्छा, उसके बाद उनकी कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई, एक उनकी कॉलोनी बनना स्टार्ट हो गई और वो एक प्री प्लान्ड थिंग थी। वो ऐसे कोई मूव ऑन नहीं हुए थे, वो एक प्लानिंग का पार्ट था कि उन्होंने कहा जी कुछ को ये एंटरटेन करेंगे, उसके बाद जो है ना लोग आते जाएंगे। अब फिनोमेना में ये हुआ कि इतने ज़्यादा लोग माइग्रेट होके आ गए यूरोप से और दूसरे मुल्कों से कि उन्होंने कहा जी कि ये लैंड जी हमारा पार्ट बन रहा है। और एक ब्रिटिश जो चल रही थी गवर्नमेंट, उसने क्या कहा, आप ज्यूज़ की कॉलोनी बना दें, यानी कि ज्यूज़ लैंड और अरब लैंड अलग अलग करते हैं, जिसमें यानी कि 55% जो लैंड थी वो ज्यूज़ को दी गई और जो कैपिटल है यरूशलेम, उसको एक एज ए इंटरनेशनल टेरिटरी बना दिया गया कि वो फ़लस्तीन का पार्ट नहीं होगा। वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी होगी जहाँ पे ज्यूज़ भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। ना ही वो इसराइल का पार्ट है, ना ही वो फ़लस्तीन का पार्ट। बिल्कुल। और एक अगर आप वो देखें कि सारा एक प्री प्लान्ड थिंग की गई और आप ये देखें कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करती, क्योंकि जो लोग रह रहे थे उनको ज़बरदस्ती विकेट करवाया गया, वहाँ पे अपने ज्यूज़ को जो है ना वो आबाद करवाया गया और फिर उससे ये सारी चीज़ें चलती आई और मोर देन 100 ईयर्स चल रहा है, यही फिनोमेना चलता आ रहा है। और मुस्लिम जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं की जो खामोशी है वो बड़ी अलार्मिंग किस्म की है कि इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। सर अगर हम देखें कि 1917 के अंदर से जब हुआ कि 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स थे फ़लस्तीन के अंदर, और उस वक्त उनका कोई कॉन्सेंट नहीं लिया गया कि आप, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था, जो उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास कर दी या लॉ पास कर दिया कि चलें जी इसराइल को एक अलग मुल्क दिया जाए, तो उनको ज्यूज़ को अलग मुल्क दिया जाए, तो इसराइल क्रिएट हो गया। तो वो ज्यूज़ की भी यही प्रायोरिटी थी कि उनको उसी फ़लस्तीन के अंदर ही उनको दिया जाए, उनकी जो एक लैंड है उनको प्रॉपर्ली दे
दे दी जाए कि ये आपका जी मुल्क है और यहाँ पे आप रहें, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनका कोई कॉन्सेंट नहीं लिया गया, जो वहाँ के रिहायशी से उनसे नहीं पूछा गया। इवन बिफोर 1948 व्हेन इसराइल वाज क्रिएटेड, उससे पहले टेंशन शुरू हो गई। 1936 के अंदर जिनोसाइड शुरू हो गया बिल्कुल कि जब बिल्कुल जब देखिए ना मुसलमान जब उनके कि इलाकों जब पे उन्होंने कब्जा हो नेगेट रहा किया था, इस चीज को। हाँ, तो उन्होंने रिटेलिएट तो करना था। उनको तो ये था ना कि अगर देखे ना आपको आपके घर से कोई बाहर निकाल रहा है तो आप ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि मुझे बेदखल कर दिया जाए मेरी प्रॉपर्टी से। तो उनको यानी बिल्कुल कि क्या बिल्कुल कहा गया बिल्कुल। कि ये टेररिज्म है। अगर वो अपनी जगह को बचाना चाह रहे हैं, ये रिटेलिएट कर रहे हैं कि वाई वी हैव टू लीव दैट प्लेस, तो उसको इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि वो बहुत ज़्यादा जुल्म एग्जैक्टली कर रहे हैं। असल में अगर हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें ना, तो यरूशलेम अगर आप देखें या फ़लस्तीन की अगर हम बात करें, तो ये तो हमारे अंबिया की सरजमीन है। बहुत सारे अंबिया कराम इस बिल्कुल सरजमीन बिल्कुल पे अल्लाह ताला ने जो है ना उतारे हैं, यहीं से उनकी वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये उतारे बेशक। अगर देखें तो एक बड़ी, अगर मज़हब के हवाले से देखें तो तमाम लोगों के लिए, चाहे वो ज्यूइश है, चाहे वो कैथोलिक है, मुसलमान है, इन जितने भी मज़ाहिब हैं इनके लिए बड़ी एक मोअज़्ज़ज़ जगह है और सबकी एफिलिएशन इससे जुड़ी हुई है। और उनके जहन में वही प्लान था कि ये मुस्लिम्स की नहीं, ये हमारी जगह आ रही है ज्यूज़। और अगर अगर हम यहाँ पे ये भी चीज़ देखते हैं कि अभी जो हमने देखा है कि जिस तरह हमास और इसराइल का जो ये स्टार्ट हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमास की तरफ से कोई चीज़ जो है ना ज़्यादा कोई रिटेलिएशन आई है, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, अब भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। नहीं, लेकिन इस बार जो इनिशिएट है वो तो हमास की तरफ से किया गया था। लेकिन वो दुनिया अभी को अगर हम बताया गया रिसेंट है। देखें देखिए ना, चीज़ों दो को। एस्पेक्ट्स होते हैं, दुनिया को दिखाया जाना, बताया जाना, दो एस्पेक्ट्स हैं ना, कि क्या दुनिया देख रही है और क्या आप उनको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, जो अंडर सर्वेलेंस है, आपके ड्रोन्स हैं, आपका सैटेलाइट है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल्स वहाँ तक पहुँच गए और इंटेलिजेंस को पता नहीं चला? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, कैसे पॉसिबल है? यानी कि एक ये भी थीम है हमारे पास। देखें ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही है ना कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड किया गया है, शायद कि जो हमला ना दिखाया हो। जा रहा है वो हुआ नहीं है, एक्चुअली आप ये हाँ कहना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर अगर हम हिस्ट्री को देखें, जैसे हमने हिस्ट्री पे बात की कि उनको किस तरह से उनके घरों से निकाला गया, उनके ऊपर अटैक्स किए गए, उनको टेररिस्ट कहा गया, जबकि वो अपने ही घर का एक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही राइट्स को मांग रहे थे। तो अगर इतने सालों से आप एक चीज़ को प्रेस करके रखोगे इंसानों को, एक स्प्रिंग को भी हम प्रेस करके रखते हैं, तो जब उसको छोड़ते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हम खुद ही देखते हैं वो कितना उछल के वो बाहर निकलता है। तो एक इंसान को जब आप सप्रेस करोगे इतने सालों से, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? तो आपको लगता है अगर ये हमास ने इस वक्त ये फायर किए इतने मिसाइल्स, तो ये उनका एक रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि वो क्यों एक इंसान को आप इस तरह दबाव का शिकार कर रहे हैं, और जब वो कुछ बोलने लगता है तो आप वो बड़ी कमेटीज उस पर बैठा देते हैं, उस पर कह देते हैं कि ये टेररिस्ट है जी। और तो आपको नहीं लगता कि ये रिस्पॉन्स हो सकता है हमास की तरफ से? इतने सालों का जो एक गुस्सा इकट्ठा हो जाता है ऑब्वियसली। बिल्कुल है ना, रिटेलिएशन हर बंदे के अंदर आती है। और जो गज़ा है, जो स्ट्रिप है उसकी, उसको कहा जाता है ना कि वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर आप देखें, जो मैप वगैरह पे लोग जो देखते हैं, तो वो एक लार्जेस्ट ओपन एयर जेल है गज़ा। उसको देखें ना, एक साइड से इसराइल ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, दूसरी साइड से आपके पास जो है वो इजिप्ट आ गया, उनकी बड़ी सख्त सर्विलेंस है। और फिर एक साइड बचती है जो, अरब हाँ, कंट्रीज, यस। एक साइड जो है वो आपका समंदर है। समंदर से आपकी नकलो हरकत हो रही है और उस पे भी कंट्रोल्ड है, क्योंकि एक और जो साइड पे एक स्ट्रिप है गज़ा की, तो बाकी कंट्रोल तो इसराइल का है। तो जो कुछ भी वहाँ से आ रहा है, जो कुछ वहाँ जा रहा है, वो बिल्कुल। सर्विलेंस तो बड़ी स्ट्रांग है। तो यही एक पॉइंट मेरे ज़हन में यही आता है कि जब इतनी सर्विलेंस चल रही है, तो हाँ हो सकती है रिटेलिएशन, लेकिन इतनी ज़्यादा की जो है ना समझ आती नहीं है कि कैसे पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर हम चले इसको, अगर हम साइड पे रख के एक पॉइंट पे अगर हम नज़र डालें, वो ये है कि क्यों लोग इस पे बोलने से डरते हैं, क्यों इस पे बात नहीं करना चाह रहे, क्यों? देखिए, अगर हम बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, अगर हम बोथ पिक्चर्स को, अगर हम पर्सपेक्टिव्स को अपने सामने रख के देखें, तो कत्ल आम या कत्ल, एक इंसान का कत्ल, एक इनोसेंट इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो भी है। ये तो हम भी, हमारा मजहब भी यही कहता है और हम भी यही सोचते हैं। लेकिन जब हो रहा है, फ़लस्तीन में लोगों का कत्ल हो रहा है, हज़ारों लोग की डेथ हो गई है, वीडियोज़ आ रही हैं, तो क्यों जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों नहीं इस पे कोई एक्शन ले रही? और क्या इसराइल इतना स्ट्रांग है कि हमारे इवन सेलिब्रिटीज़, हमारे जो नोन लोग हैं, वो भी इस पे नहीं बोलना चाह रहे? वो अपनी कोई वॉइस को उस तरह से अपनी यूज़ नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? हर चीज़
असल में देखिए ना कमर्शलाइज हो गई है। अगर हम बात करते हैं, मैं स्पेशली बात करूं सोशल मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे पास आ गया, तो ये मोस्टली जो कंपनीज हैं वो ज्यूइश ओन्ड, और वो ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई भी जो है ना पॉइंट आए। आप इवन के यूट्यूब का देख लें, यूट्यूब पे अगर आप कोई भी अगेंस्ट इसराइल कोई वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो जाएगा और माइट भी चांसेस के ब्लॉक हो जाए। तो अगर देखें कि हर बंदे का एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे भी हाँ यही है, आपका ब्लू टिक भी चला जाता है। बिल्कुल। तो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सारा कुछ है, उनको ये लगता है कि हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमारी अर्निंग है और हमारी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी अगर वो सोशल मीडिया की तरफ से जाएंगे। तो वो भी इसलिए इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है। जो कोई भी बात कर रहा है वो बहुत यानी कि लिमिटेड वे में या कुछ वर्ड्स को, कुछ चीज़ों को वो स्टैटिक कर देते हैं ताकि स्पेल चेक ना आए या कोई और इस तरह की चीज़ों पे चल रही है। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात कर रहे हैं। सारे ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल खामोश हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि अक्सर लोगों का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू वो बड़ा न्यूट्रल होता है। वो बायस्ड नहीं कह सकती, लेकिन वो न्यूट्रल होता है कि वो दोनों साइड को पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि वी वांट पीस, कि वो खुलेआम इस तरह से नहीं कह सकते कि जो फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह जो जेनोसाइड इसका चल रहा है वहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए। बस वो ये कहते हैं कि वी वांट वॉर टू एंड। तो मैंने इस चीज़ को भी नोटिस किया। वो शायद इसीलिए जैसे आपकी बात है कि वो कंट्रोल है। देखिए ना, पीस की अगर बात करते हैं तो बोथ हैंड्स पे कोशिश होनी चाहिए ना। एक एंड पे कभी हम कोशिश नहीं कर सकते कि जो है ना एक बंदा पीस लाने की कोशिश करे और दूसरा जो है वो कहे जी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, देखिए एफर्ट दोनों साइड्स पे होनी चाहिए। अगर कोई पीस की तरफ जाना चाहता है तो दोनों एंड पे आप फायर जो है वो सीज फायर करवाएं। उसके बाद एक देखें ना, वॉर के भी लॉज होते हैं। ये नहीं होता कि आप हॉस्पिटल्स उड़ाते हैं, आप बच्चों को मारते हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ और सारे खामोश हैं। वो तो ये तो कत्लेआम बिल्कुल, है। ये तो यानी कि आप समझे कि जेनोसाइड हो रहा है। आप यानी कि चाह रहे हैं कि हम सब लोगों को और वो खत्म तो कर दें। साफ-साफ बैठ के बोल रहे हैं उनकी अथॉरिटीज़, वो तो बैठ के बोल रहे हैं कि जब तक ये इस वक़्त हम सब खत्म कर देंगे, और वो सब सुन भी रहे हैं उनकी बातों को। कि अब मैंने तो अगले दिन एक कमेंट था उनके एक मिनिस्टर का कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराने का सोच रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर। बाद में खैर उन मिनिस्टर को उन्होंने हटा दिया उनकी पोज़ीशन से। लेकिन अब देखें कि इस तरह ये तो बिल्कुल इस तरह एक चीज़ को एक्सटिंक्ट करने वाली बात है ना कि हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे उसको। तो ये तो किसी तरह से भी काबिल कबूल है ही बिल्कुल, नहीं। और उस पे अब देख लें कि आपके कोई 58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर। मुझे तो नहीं नज़र आया कि कोई भी मुस्लिम कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हों, कोई बहुत ज़्यादा लोग अपनी गवर्नमेंट्स को कह रहे हों कि जी आप इस चीज़ पे रुकवाएँ। इवन कि आप उन कंट्रीज़ में देखें जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको यानी कि उधर नज़र आएँगे, और जो हम मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वहाँ खामोशी है कि लोगों को कोई मेरा ख़्याल है इंटरेस्ट ही नहीं है। खामोशी है। अगर प्रोटेस्ट एक आम इंसान की तरफ से होता भी है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ देख लें, हमारी हुकूमत है, हमारे बड़े लोग हैं, वो इस पे उस तरह से नहीं बोल रहे, वो एक्शन नहीं ले रहे। ईरान को हमने देखा कि उन्होंने वॉर स्टार्ट की इसराइल के साथ, ऑल्दो ईरान इज़ द वीकेस्ट मुस्लिम कंट्री राइट नाउ, लेकिन उन पे सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टिल उन्होंने एक आगाज़ किया, उन्होंने जो मिसाइल्स फायर किए इसराइल के ऊपर। लेकिन बात ये है कि अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी मिलके भी अगर इस वॉर को स्टार्ट करते हैं या इसराइल के ऊपर धावा बोल देते हैं एक तरह से, तो वॉर तो फिर वो एक क्या क्या कहते हैं कि वॉर की जो कंडीशन है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो बढ़ जाएगी। तो उसको हम उस तरह से एंड नहीं कर सकते। तो टॉक्स के ज़रिए मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल की कोई भी इस वक़्त वहाँ पे कोई जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात को हल करना चाहते हैं। मैं भी देख रही थी अगले दिन कि बड़ा आ रहा था कि बायकॉट करें, क्योंकि बहुत सारी मेजर जो कंपनीज़ हैं, मेजर जो भी चीज़ें हैं, वो इसराइल ओन्ड हैं, इवन मीडिया भी। तो अगर हम ये देखें तो वो कहते हैं कि बायकॉट करें, आप पेप्सी का बायकॉट करें, आप स्टारबक्स का बॉयकॉट करें, जो भी हम लोग चीज़ें मेजर आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, रूटीन वाइज़ हम कुछ इस तरह के ब्रांड्स यूज़ करते हैं, सारे इसराइल के ब्रांड्स हैं हमारे डेली लाइफ रूटीन। तो वो कहते हैं कि बॉयकॉट। तो आपको क्या लगता है कि बॉयकॉट कितना इफ़ेक्टिव है इस मामले के अंदर? इसके ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं बाइकॉट के भी ना। लोगों के पास देखें कुछ चीज़ों की ऑप्शन है कि वो बाइकॉट कर सकते हैं, और उसका अल्टरनेटिव लोगों के पास मौजूद है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ना अल्टरनेटिव लोगों के पास मौजूद नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मैकडोनल्ड हो गया या डंकिन डोनेट्स हो गया या आपके पास कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इसके अल्टरनेटिव पाकिस्तानी मार्केट में नहीं मिल मिलते। जाएंगे आपको।
यानी कि थोड़ा-सा टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको फूड चेन्स भी एग्ज़ैक्टली, मिलेंगी जो एग्ज़ैक्टली। लोकल है, कोई भी हुँ, चीज़ें आप कर हुँ, सकते हुँ, हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हुँ, जो हुँ, हुँ, बायकॉट नहीं हो सकती। हुँ, जस्ट लाइक आपका सोशल मीडिया, पॉइंट यही हुँ, है कि वो भी जो बनाया हुँ, गया है वो पाकिस्तान का ओन नहीं है, ठीक है? हम अगर सिर्फ गूगल की ही बात कर लें, तो अगर पाकिस्तान में या जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर अगर गूगल ना चल रहा हो या यूट्यूब ना चल रही हो, तो लोग पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है? उनके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। हमारी यानी कि अथॉरिटीज़ ने कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया ही नहीं कि अगर एक चीज़ बंद हो जाती है तो हम अल्टरनेटिव क्या देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ कोट करना चाहूँगा, चाइना की एग्जांपल अगर हम ले लें, चाइना में गूगल नहीं ऑपरेट होता। चाइना में उनका जो सोशल मीडिया है वीचैट है, वीचैट बड़ा वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है? उन्होंने और बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बनाए हुए हैं, इवन के वहाँ पे विंडोज़ भी जो उनकी हैं वो अपनी हैं। हाँ जी, तो अगर हम इस पे बात करें कि सारी चीज़ें जैसे आपने पहले बात की, कि ये प्री प्लान्ड है एक तरह से, कि ऐसे नहीं हो सकता कि इसराइल की जो इकोनॉमी है एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए। कहीं न कहीं उनको फ़ेवर्स थी, कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा उनको हेल्प हासिल थी, असिस्टेंस हासिल थी। तो ब्रिटिश की तरफ से भी और अभी यूएसए की तरफ से भी स्पेशली। देखिए, अगर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डोनेशन अमेरिका किसी मुल्क को देता है तो वो इसराइल है। बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड ऑफ बिलियंस डॉलर्स इसराइल को ग्रांट के तौर पे दिए गए। हुँ, इसी तरह अगर आप हुँ, देख लें जर्मनी को हुँ, देख लें, आप यूके को देख लें, हुँ, ये मेजर आपको कंट्रीज़ नज़र आएँगी जो हुँ, उनको फंड भी कर रही हैं, उनसे प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं। इंडियन देख लें, ग्रांट्स प्रोवाइड ठीक है? करते हैं। हुँ, ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ें उनकी यानी कि हुँ, डेवलप करें क्योंकि हुँ, देखें कि हुँ, पूरी दुनिया की जो टॉप नॉच की 200 प्लस कंपनीज़, उनका R&D आपको इसराइल में मिलेगा। हुँ, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अब मसला क्या आया कि जो जितने भी हम इस चीज़ को हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स को किसी ने रोका नहीं कि वो जो है ना हुँ, अपने आप को ग्रूम ना करें। एक ये भी तो बड़ा बैड इम्पैक्ट है ना कि हमारे बिल्कुल, इतने बिल्कुल। सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हुँ, इनकी मिल के भी एक्सपोर्ट देख लें, 57 हुँ, या 58 मुस्लिम हुँ, कंट्रीज़ हैं। इन तमाम की आप एक्सपोर्ट हाँ मिला जी। लें और जी, जी। इसराइल अकेले की देख लें तो इसराइल ज़्यादा होगा। R&D में देख लें तो इसराइल को आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो उन्होंने तो एक अपना रोड मैप बड़ा क्लियर रखा कि हमने जो है ना इस चीज़ को कवर अप हुँ, करना है। अनफॉर्चुनेटली जो बाकी हम लोग हुँ, हैं, हम इस एस्पेक्ट को सोचते ही नहीं। हम सोचते क्योंकि नहीं देखें कि एग्ज़ैक्टली। अल्लाह ताला ने हुँ, भी कहा है कि आप दीन और दुनिया दोनों साथ लेके सही। चलें। हुँ, नॉलेज आपने लेना हुँ, है, नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी हुँ, थिंग है, ठीक है? हमने दोनों को बैलेंस करके हुँ, चलना है। अब हमारा क्या चल रहा है, हमारा यानी कि एक साइड पे हम डिक्लाइन हो जाते हैं, हुँ, हुँ, या हुँ। तो हमारी ज़िंदगियों में दुनिया है या फिर हमारी ज़िंदगी में दीन है, दरमियान का कोई रास्ता है ही नहीं। और वही हम देखें ना कि अगर हम इस बात के अलावा देखें कि हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम्स मुस्लिम्स के साथ ही उस तरह से उनका बॉन्ड नहीं है कि कुछ साल पहले यूएई ने जो इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था एज़ अ कंट्री, इस सबसे पहले ही, जो कि हम नहीं करते, हम पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया और आई होप कि आगे भी ना हो, लेकिन उन्होंने कर लिया क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा गर्ज़ है बजाय कि इसके कि वो अपने मुस्लिम्स को सपोर्ट करें या उनके लिए निकलें। अब सऊदी अरब में भी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहले जिन चीज़ों पे सैंक्शंस होती थी, पाबंदियाँ होती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, कॉन्सर्ट्स नहीं हो सकते, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और आजकल के दिनों में हो रहा है कि जब दूसरी साइड पे इस तरह का जेनोसाइड चल रहा है। तो ये है कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में एक तरह से एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं हैं, कि वो हर जो कंट्री है अपने इंटरेस्ट को सबसे प्रायोरिटी पे रख रहा है। तो ये भी इसका एक मसला हो सकता है जिसकी वजह से फ़लस्तीन के ऊपर जो आजकल हालात चल रहे हैं, खुदा ना ख़वास्ता किसी और कंट्री पे भी आ सकते हैं। तो जो ज्यूज़ हैं अगर हम देखें दे आर मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, के अगर आप याद करें आज से कोई 2 साल पहले ऑलमोस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कमेंट किया था डीप पॉकेट्स का, वो भी ज्यूज़ के लिए था, इसराइल के लिए था। तो तब हमें इतना इन चीज़ों की शायद इतनी सेंस नहीं थी या शायद इस तरह से हमारे सामने चीज़ें नहीं थी कि किस तरह से जो मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। मीडिया को कंट्रोल कर रहा है इसराइल, मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं बड़ी पावर्स। तो जब उन्होंने डीप पॉकेट्स का वर्ड यूज़ किया था तो बहुत ऑलमोस्ट मैंने तो हर जगह सोशल मीडिया पे भी एंटीसेमिटिज़्म का एक वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया था कि ज्यूज़ की तरफ से कि हमें इस तरह से कहा गया है। ऑल्दो उनकी बात ठीक थी, लेकिन उनको फिर ये इस कमेंट के ऊपर बहुत बैकलैश का भी सामना, एक कमेंट के ऊपर सिर्फ। तो हम ये देखें कि हमारे अंदर एक वो उस तरह की एक सपोर्ट नहीं है कि अब वो एक कमेंट था जिसको उन्होंने इतना बढ़ा-चढ़ा के रख दिया और इतना कत्ल देख के भी लोगों का हम लोग उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। बस वो देखिए ना कि मीडिया सारा का सारा उनके कंट्रोल में है। अगर वो जो चीज़ चाह रहे हैं, जैसे हम पहले भी हुँ, बात हुँ। कर रहे थे कि कोई भी अगर खुल के बात करेगा तो उसका वो चैनल, उसकी वो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी।
कि हर कोई इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसके खत्म हो जाएंगी। गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए एक प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट है। जो भी चीज़ें चल रही हैं ना मुल्कों के साथ, उनके जो ट्रेड्स हैं वो देखते हैं कि हमें किस मुल्क के साथ ज़्यादा प्रॉफ़िट है। इसराइल के साथ है, ठीक है, चलने देंगे, वो कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा बिज़नेस चलना चाहिए। और एग्जैक्टली। एक और जो पॉइंट जिसका मैं भी सोचता हूँ, आपने भी देखा होगा, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग जाना शुरू हुए, डीजल और पेट्रोल की एक्सपोर्ट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर तो हैं, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्योंकि अब यूरोप का ही देख लें, 2030 तक वहाँ पे कोई कंबस्टन इंजन वाली कार नहीं होगी। वहाँ पे सारे का सारा व्हीकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक होगा। आपकी ट्रांसपोर्ट देख, अब अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हैं। दुनिया में जितनी बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो वो उसी पे जा रही है। गाड़ियाँ भी अगर उस पे आ जाती हैं तो आपकी जो फ्यूल की डिमांड है तो वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब वो इस चीज़ को भी देखते हैं गल्फ़, क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो है ना हमारे पास ऑयल है, ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि हमें हर हाल में जो है ना इसको कवर अप करना है किसी न किसी तरीके से, तो कमर्शलाइज कर दो जैसे भी हो। तो जिस तरह भी चीज़ें हमें चाहे अपने रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़े, कॉन्सर्ट्स की इजाज़त दे दें, चीज़ों का कर दें। अच्छा अहमद साहब, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने दोनों साइड्स की बात की, हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया, हमने बहुत सारी जो हमारी यूथ है उसके भी यही कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव है कि जो अभी हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर वो उनकी खुद की स्टार्ट की हुई चीज़ है। अब हमने थोड़ा हिस्ट्री को डिस्कस किया तो आई होप बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अभी की बात नहीं है, ये 1917 से चलता आ रहा है जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ही एक रिस्पॉन्स है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि इनोसेंट जो लाइव्स होती हैं या इंसानों का इस तरह से कत्ल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन आई होप हिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारी अब लोगों को क्लियर होगी। तो अहमद साहब, अगर अब हम देखें, हम इसको अगर किस बात पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या जो फ्यूचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ह्यूमन बींग्स, एज मुस्लिम्स, कि हम इस किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं फॉर फ़लस्तीन, या कहीं और इस तरह का कोई इशू हो तो हम किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके अंदर? देखें कि बीइंग अ मुस्लिम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास हमारे ऊपर आती हैं, ठीक है। जो पार्ट हमारा है ना, जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं ना, मेरा ख़्याल है कि हमें अवॉइड करना चाहिए। जो भी यानी कि बिज़नेसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम फूड चेन्स की बात कर रहे थे, हम कुछ और प्रोडक्ट्स को जो अवॉइडेबल थिंग्स हैं, कपड़े हो गए, कोई गैजेट्स हो गए, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई मेकअप हो गया या कोई फूड आइटम्स हो गए, कुछ भी हो गए, जो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, वो हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि लोकल चीज़ों पे ना लोग ज़रा आना शुरू होंगे। आना और शुरू दूसरा होंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि जितने हमारे यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो चीज़ें बना रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी क्वालिटी ज़रा अप टू डेट रखें। वही कि मे बी उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाए अगर लोग आना शुरू हो जाएं लोकल की तरफ, क्योंकि अभी तो लोकल बिल्कुल, कि खरीदने का उनको बिल्कुल कोई चाहिए कि आसार मुझे नहीं सही लग रहा हाँ, है, क्योंकि एक दो चीज़ों की तरफ मैं भी गई हूँ तो मैंने बड़ा ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि बहुत फ़र्क है, क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। बड़ा बैड आपको ना फीलिंग आती है, आपको रफनेस फील होती है। तो मैं ये भी उनका भी ये इम्पैक्ट बनता है कि देखेंगे जब आप किसी भी चीज़ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी क्वालिटी तो बेहतर करें। अगर आपको पता है कि हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, शॉर्ट टर्म अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हमारे यहाँ ये मसला क्या है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। एक प्रोडक्ट अभी तक अगर आपको लग रही है कि वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी उम्र आपको प्रॉफिट नहीं देगी। एक टाइम के बाद वो बड़ी प्रॉफिटेबल बन जाती है। हम यानी कि देखें कि पाकिस्तान में या बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में मेरा बिलीव ये है कि टैलेंट की कमी नहीं है। लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उस एस्पेक्ट को पता नहीं कहीं मिस कर जाते हैं। उनको शायद ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में आ जाए या हम बहुत सारा पैसा कमा लें। यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है कि जब कोई चीज़ चल पड़ती है तो उसकी क्वालिटी एकदम से डाउन होती हुई आपको नज़र आती डाउन है। हो जाती है। वही बात हमने जैसे कि अभी देखिए छोटे लेवल पे एक इंटरेस्ट है ना कि अपने इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर हम बड़े लेवल पे बात ना करें कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो क्यों इस तरह से कर रही हैं, क्यों नहीं किसी का साथ दे रही हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रही हैं, तो हम ये देखें कि छोटे लेवल पे जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो कि चीज़ें लोकल तौर पे बना रहे हैं, वो भी तो अपने ही इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। वो ये नहीं देखते कि उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या है, कि वो तीसरे बंदे को कोई नहीं देख रहा। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा ये जज्बा पैदा हो जाए कि हमने जो चीज़ हमारा जो हम सिंसेयर हो जाए, हमारी लॉयल्टी आ जाए हमारे काम के अंदर, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों को सही किया जा सकता मुल्कों की एग्जांपल है। अगर हम जर्मनी की एग्जांपल मैं स्पेसिफिक लूँ या चाइना की लूँ, तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश बोलना आती है।
दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बोलते नहीं है, वो कहते हैं जी हमारी लैंग्वेज के अंदर बात करो। एग्जैक्टली। वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं जी कि जो भी हमारी कंट्री की मेड प्रोडक्ट है ना वो हमने यूज करनी है, सपोर्ट करते हैं। यहाँ ऑपोजिट है, वो कहते हैं जी नहीं जी इसकी क्वालिटी डाउन है, इसकी चीजें अच्छी नहीं आ रही। मुझे ये भी लगता है कि शायद R&D का भी बड़ा मसला है पाकिस्तान, प्रॉपर रिसर्च करना ही नहीं चाहता। देखिए ना, एक प्रोडक्ट पहले दिन फाइन क्वालिटी की नहीं बनती, बड़ी मेहनत लगती है उस चीज को एक लेवल तक लाना। अब जब आपने वो लेवल अचीव कर लिया है ना तो वो भी आपका एंड नहीं है, उसके अंदर फिर भी आपके पास चांस होगा कि बेहतरी ला सकते हैं। तो उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट आपने करने के, उसको, इम्प्रूव हाँ, करने के हमेशा चांसेस होते हैं। चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर बिल्कुल हम लोग इस बिल्कुल नहीं एस्पेक्ट होता। पे ज़रा सोचना शुरू करें तमाम लोग कि हमने जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको हमने प्रोडक्टिव लेना, उससे जो है ना ये नहीं करना कि हम बिल्कुल डाउन हो जाएं कि नहीं जी हम कर नहीं सकते, नहीं, उसको एज ए आप अपना टूल बनाएं कि ठीक है जी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हम देखें, और बल्कि हमें करना भी चाहिए और लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर बताना चाहिए। थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपने बहुत प्रोडक्टिव, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की एंड आई रियली होप कि बहुत सारे लोगों के जहनों में या कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव बैठ गया होगा या बैठना चाहिए कि कितना हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं, अगर हम वही कर लें तो बहुत है, बजाय इसके कि क्योंकि हम जाके कहीं सरहदों पे बॉर्डर पे इस वक्त हमारी लड़ने की हमारी इतनी पावर नहीं है हमारे। तो बस हर इंसान, मैं, आप, हम सब जो भी हमें सुन रहे हैं, कहीं न कहीं अपना पार्ट प्ले करें कि अगर आप एक चीज़ को बॉयकॉट कर सकते हैं, आप उसको बॉयकॉट कर सकते हैं। आप एक आवाज़ उठा सकते हैं, किसी के लिए आप अपनी आवाज़ उठाएँ। आप लोकल कोई प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हैं जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं न कहीं कम्पीट कर सके। आपकी तरफ से बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी जो पॉडकास्ट है उसको यहीं पे रैप अप करते हैं। तो आई रियली होप कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, ये जो जेनोसाइड है ख़त्म हो जाए, ह्यूमैनिटी जो है प्रिवेल करे दुनिया के अंदर, और सुकून से हम लोग एक ज़िंदगी गुजार सकें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से अदा कर सकें एज़ ह्यूमन बींग्स। हम अपने आप को समझें और इंशाल्लाह इसी के साथ हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी इसी तरह के टॉपिक के साथ मुलाकात हो जाएगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग। अल्लाह हाफ़िज़।